वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम I-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डी रिकग्निशन से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफली हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ I-16 को डिस्कस करेंगे जो डी रिकग्निशन से रिलेटेड है। उसके बाद एक कैलकुलेशन कैसे हमें कवर करनी चाहिए जिसमें खास तौर पे एक्सचेंज ऑफ एसेट्स भी इन्वॉल्व हो। उसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज को कैसे कवर करना है जिसमें एक्सचेंज ऑफ एसेट भी इन्वॉल्व हो। तो एक्सचेंज ऑफ एसेट और डिस्पोजल एक साथ जब आ जाता है तो उसको हमने कैसे कवर करना होगा। इस एंगल से ये 3 पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ I-16 की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कब डी रिकग्नाइज करना चाहिए। अब डी रिकग्नाइज करने का बेसिकली जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक एसेट अब हमारी बुक्स में एसेट के तौर पर शो नहीं होगा। सो कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी डी रिकग्नाइज्ड कब, जब आप उसको डिस्पोज करते हैं। अब डिस्पोजल कैसे हो सकता है, सेल से भी हो सकता है। अगर आप एसेट को फाइनेंस लीज पर दे दें, जैसे ऐसी लीज पर दे दें जिसके बाद ऑनरशिप ट्रांसफर हो जानी है लेसी को, या डोनेशन में दे दें, किसी को फ्री में दे दें जैसे, तो ये डिस्पोजल है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आप उसका डिस्पोजल ना कर रहे हों लेकिन अब उस एसेट से मज़ीद ना कोई यूज़ होना है ना ही उसका डिस्पोजल एक्सपेक्टेड है। तो बाज़ औक़ात एक एसेट जब आप कंप्लीटली इस्तेमाल कर चुके होते हैं और उसके बाद आप समझते हैं कि ये इवन स्क्रैप में भी सेल नहीं होगा, तब भी उसको डी रिकग्नाइज कर दिया जाता है क्योंकि अब उस एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकग्नाइज करने की मजीद कोई लॉजिक नहीं बनती। हमारी डेट ऑफ डिस्पोजल कौन सी होगी, किस दिन हम डिस्पोजल रिकॉर्ड करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक एसेट को जब सेल किया जा रहा होता है तो निगोसिएशन होती हैं, उसमें ट्रांजेक्शन होने में कुछ दिन लग जाते हैं। तो डेट ऑफ डिस्पोजल कौन सी होगी? डेट ऑफ डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट वो होगा कि जिस दिन रेसिपिएंट एसेट का कंट्रोल ऑब्टेन करता है। तो जिसको हम सेल कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, उस दिन जिस दिन उसके पास उसका कंट्रोल चला गया एसेट का, वो दिन डेट ऑफ डिस्पोजल कंसीडर होगी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमें कितना गेन या लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए डिस्पोजल पे, डी रिकग्निशन पे। तो गेन या लॉस कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि नेट सेल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। अब नेट सेल प्रोसीड ज़्यादा होंगी तो गेन आ जाएगा और अगर कम होंगी तो लॉस आ जाएगा। ये गेन और लॉस कहाँ रिकॉर्ड करें? तो गेन और लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट और लॉस में, लेकिन इसको रेवेन्यू के तौर पे क्लासिफाई नहीं करना। यानी इसे आपने गेन आ जाए तो अदर इनकम बनाना है। रेवेन्यू के तौर पर क्यों क्लासिफाई नहीं करना? रेवेन्यू के तौर पर इसलिए क्लासिफाई नहीं करना क्योंकि रेवेन्यू वो चीज़ होती है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से इनकम अराइज हो रही है, जबकि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसी भी एंटिटी के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होता। फिर पार्ट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले भी हमने कवर किए हैं लेकिन अब दोबारा डिस्कस करते हैं, क्योंकि पार्ट रिप्लेसमेंट में जहाँ एक नया एसेट आ रहा होता है वहाँ पे एक पुराना जा भी रहा होता है। तो डेफिनेटली आप न्यू एसेट जो पार्ट आपने रिप्लेस किया उसको रिकग्नाइज कर रहे होंगे, उसे कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन जो पुराना पार्ट है उसे आपने डी रिकग्नाइज करना है रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रिप्लेस पार्ट हैड बीन डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। चाहे आप ये कहें कि जी हम तो पूरे एसेट को एक साथ डेप्रिशिएट कर रहे थे, हम तो पार्ट वाइज उसको अलग अलग रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, स्टिल आप अगर एक पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं तो जो ओल्ड पार्ट रिप्लेस हो गया है उसकी डी रिकग्निशन रिकॉर्ड होगी। अच्छा, अब बाज़ ये भी होता है कि आप कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये जो पार्ट है ये कितने का था, इसकी कितनी कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट हमने अलग से तो पे नहीं की थी, हमने तो पूरा एसेट इकट्ठे खरीदा था। तो उसमें भी स्टैंडर्ड ये गाइडेंस देता है कि अगर ये प्रैक्टिकेबल ना हो कि जो रिप्लेस पार्ट है उसकी कैरिंग अमाउंट आप डिटरमिन ना कर सकते हो किसी और तरीके से, तो फिर आपने जो अब नया पार्ट लाए कर आए हैं आप, इसकी अमाउंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिप्लेस पार्ट होगा वो जब ख़रीदा गया था तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। इसकी मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेट से हमने एक एसेट जो है वो 100 मिलियन का परचेज किया था 5 साल पहले। अब उसमें से उसकी एक मोटर या इंजन जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो हमने सोचा कि ज़्यादा उसको जो है ना चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने जो नया पार्ट परचेज किया वो हमें मिला लेट से कि 8 मिलियन का। तो हम कहते हैं कि वो जो नया पार्ट है वो 8 मिलियन का डी रिकग्नाइज कर लेना चाहिए। अच्छा, अब 8 मिलियन का नया पार्ट तो हमने रिकग्नाइज कर लेना चाहिए। तो 8 मिलियन का हमने नया पार्ट तो रिकग्नाइज कर लिया। पुराना पार्ट जब डी रिकग्नाइज करने की बात आती है तो हम कहते हैं कि जी पुराने पार्ट का तो हमें नहीं पता कितने का था, हमने तो पूरा एसेट 100 मिलियन का खरीदा था, तो अब वो कितने का होना चाहिए हमें अंदाज़ा नहीं है। तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि अब जो टोटल एसेट है वैसा वो मार्केट में 200 मिलियन का मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर नया टोटल एसेट 200 मिलियन का हो गया, इसका मतलब है कि रेट्स डबल हो गए। तो अब जो पार्ट 8 मिलियन का है इसका मतलब है कि पहले वो पार्ट 4 मिलियन का था।
तो पुराना जो पार्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं डी रिकग्निशन के लिए, उसकी हम कॉस्ट जो है 4 मिलियन की एज्यूम कर सकते हैं। तो एस्टिमेट को यूज किया जा सकता है, इसमें कोई 100% एक्यूरेट फिगर लेने की जरूरत नहीं है। एस्टिमेट भी अगर रिलायबल मेजरमेंट हो तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जी गेन और लॉस क्या होता है, नेट सेल प्रोसीड्स और कैरिंग अमाउंट एट द डिस्पोजल का डिफरेंस। सेल प्रोसीड ज्यादा होंगी तो गेन, और अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी तो लॉस। अब नेट डिस्पोजल प्रोसीड से क्या मुराद है? अच्छा, नेट डिस्पोजल प्रोसीड से मुराद ये है कि कैश रिसीव्ड, और अगर एसेट्स का एक्सचेंज है तो जो नया एसेट रिसीव हुआ है वो भी कॉस्ट पर। फिर अगर आपने कोई कैश पे किया है, बाजू का क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एसेट हो रहा होता है तो कैश रिसीव करने की बजाय हम कैश पे भी कर रहे होते हैं, तो कैश पे हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे। और जो डिस्पोजल कॉस्ट, जैसे सेल करने पे कोई कमीशन पे करना पड़ रहा है, कोई इस तरह का खर्चा हो रहा है, तो वो डिस्पोजल कॉस्ट भी लेस कर देंगे। तो ये 4 आइटम मैक्सिमम हो सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको सिर्फ कैश रिसीव्ड ही दिया हो तो वो नेट डिस्पोजल प्रोसीड होगी, लेकिन मैक्सिमम जो आइटम हो सकते हैं वो ये 4 हो सकते हैं। फिर हम कैरिंग अमाउंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो कैरिंग अमाउंट का कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल है कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो नेट सेल प्रोसीड्स कैलकुलेट होगी और कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट होगी। तो इन दोनों के कैलकुलेट होने से बेसिकली हमारे पास जो है वो गेन और लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट बाजुकात क्वेश्चन में और यूज हुआ होता है जिसे कहते हैं ट्रेड इन वैल्यू। अच्छा, ट्रेड इन वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब आप एसेट एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो जो पुराने एसेट की वैल्यू एग्री होती है दूसरी पार्टी के साथ, उसे ट्रेड इन वैल्यू कहते हैं। और बाजुकात क्वेश्चन में ये वो हमें बताने के बजाय कि हमने कितना कैश पे किया है, वो ये बताता है कि जी नया एसेट जो है ना वो 50 मिलियन का है और पुराने एसेट की जो ट्रेड इन वैल्यू है ना वो 20 मिलियन है। तो इसका मतलब है कि नया 50 का है, पुरानी की वैल्यू एग्री 20 पर हुई है, तो हमें जो कैश पे करना होगा वो रिमेनिंग होगा यानी 30। तो कैश टू बी पेड इन एक्सचेंज कैलकुलेट हो सकता है प्राइस ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन वैल्यू की बेसिस पर। अब जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। सो मैक्सिमम जो एक डिस्पोजल की एंट्रीज हो सकती हैं वो ये 7 एंट्रीज हैं। सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब एसेट हमारे पास नहीं रहा तो हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट को कम कर दें, तो एसेट का जो कॉस्ट अकाउंट होता है उसे क्रेडिट कर देते हैं और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाता है। अच्छा, दूसरा अकाउंट हर जगह पे डिस्पोजल ही होगा क्योंकि आप डिस्पोजल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली हर चीज़ डिस्पोजल अकाउंट में जमा कर लेते हैं और वहाँ से गेन और लॉस निकल आता है। इसी तरह जब एक एसेट नहीं रहा तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं रहनी चाहिए, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, उसे खत्म करने के लिए हम डेबिट कर देते हैं, और दूसरा अकाउंट डिस्पोजल है। फिर सेल प्रोसीड्स के तौर पर जो हमें कैश रिसीव होता है, तो पैसे रिसीव हो गए तो बैंक डेबिट, अगर अभी रिसीवेबल हैं कुछ दिन का हमने जैसे मार्जू का टाइम दे देते हैं दूसरी पार्टी को, तो बैंक या रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, डिस्पोजल। फिर पार्ट एक्सचेंज हुआ है, यानी आपने कुछ पैसे दिए हैं और कुछ आपने एसेट भी लिया है, तो एसेट जो नया आएगा तो नया एसेट डेबिट ही होगा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे, डिस्पोजल। अगर आपकी कोई डिस्पोजल कॉस्ट लग जाती है तो डिस्पोजल अकाउंट अलग से कोई एक्सपेंस नहीं बनाएंगे, डिस्पोजल अकाउंट को ही डेबिट करें और क्रेडिट कर दें बैंक या एक्रूवल जो आपका रिकॉर्ड होना है। इसी तरह जब एसेट एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो इस तरह हमने बात की थी कि कैश रिसीव हो सकता है तो कैश पे भी हो सकता है, तो तब कैश पे होगा तो बैंक क्रेडिट होगा, बैंक को क्रेडिट कर दें, डेबिट क्या करेंगे, डिस्पोजल। और फिर अब दो सिचुएशन होंगी, या आपके पास कैलकुलेशन करके गेन आ रहा होगा या आपके पास लॉस आ रहा होगा। गेन होता है तो इनकम होती है, गेन क्रेडिट हो जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और या फिर गेन नहीं आ रहा तो लॉस आ रहा होगा, तो लॉस आ रहा होगा तो लॉस एक एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या कर देंगे, डिस्पोजल। जब आप ये सारी एंट्रीज पास कर लेंगे तो डिस्पोजल अकाउंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड पर इक्वल होगा, टोटल उसका जब करेंगे तो वो फाइनलाइज हो जाएगा और उसका कोई बैलेंस बाकी नहीं बचेगा। अब बेसिक लेवल पर तो ये ज़्यादा एंट्रीज की जाती हैं, फिर आप लेजर अकाउंट बनाते हैं, कॉस्ट का आप लेजर अकाउंट बनाते हैं, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आप लेजर अकाउंट बनाते हैं, एसेट के डिस्पोजल का। जब थोड़ा एडवांस लेवल पर आते हैं तो इतनी ज़्यादा एंट्रीज करने का और अलग अलग लेजर्स बनाने का टाइम नहीं होता, तो हम थोड़ा सा हमें स्मार्टली चलना पड़ता है। जो ये 7 एंट्रीज हैं ये एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके भी कवर की जा सकती है। कॉन्सेप्ट वही है, यानी अगर आप देखें तो जो हमारी पहली एंट्री थी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हमने क्रेडिट करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है,
कैश अगर रिसीव होगा तो डेबिट होगा, कोई नया एसेट एक्सचेंज में मिलता है तो डेबिट होगा, डिस्पोजल कॉस्ट लगती है तो बैंक से पेमेंट हो रही होगी तो वो जाहिर बात है आपका क्रेडिट हो जाएगा, या आप दूसरी पार्टी को कैश पे कर रहे हैं एक्सचेंज में तो बैंक तो क्रेडिट होना है। और अब आप इस एंट्री का जो बैलेंसिंग फिगर देखेंगे, अगर डेबिट साइड शॉर्ट हो तो लॉस आ जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट हो तो गेन आ जाएगा। तो गेन और लॉस भी एज अ बैलेंसिंग फिगर आपके पास एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने से आ जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि जी आपने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं तो आपको ये अलग अलग 7 एंट्रीज का भी पता होना चाहिए। और अगर आपको क्विक कैलकुलेशन करनी है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जी एक जर्नल एंट्री पास करते हैं डिस्पोजल की, तो आप एक ही एंट्री पास करें, अपना टाइम भी बचाएं और मार्क्स भी आपको पूरे मिल जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको दोनों आने चाहिए, आपको ये अलग अलग 7 एंट्रीज भी आनी चाहिए और आपको ये कंबाइन वाली एंट्री भी आनी चाहिए, क्योंकि कहीं टाइम बचाना होगा। और ये जो अलग अलग 7 एंट्रीज हैं ये और जगह पे काम आ जाती हैं, जैसे जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे होंगे तो समटाइम एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें कैलकुलेट करना होता है, डेप्रिसिएशन को बैलेंसिंग फिगर के तौर पे फाइंड आउट करना होता है कि एसेट डिस्पोज कितने हुए थे, या कैलकुलेट करना होता है कि एसेट नए कितने के खरीदे थे। तो वहाँ पर प्रॉपर लेजर अकाउंट को जो है वर्किंग के तौर पर यूज़ किया जा रहा होता है। तो फिर आपको ये जो अलग अलग 7 एंट्रीज हैं इनको भी, इनका कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आप इसमें से ये नहीं कर सकते कि शॉर्टकट को यूज़ कर लें और दूसरे वाले को टोटली इग्नोर कर दें। अब डी रिकग्निशन से रिलेटेड अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में पास पेपर के तौर पर आया था, अल्फा एंटरप्राइजेस का, और ये पास्ट एग्जाम है ऑटम 2019 का। ये आप लाजमी ट्राई कर लें, ये एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो ये जर्नल एंट्रीज भी कवर होंगी, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए कम्प्लेक्स सिचुएशन में वो भी उसके अंदर कवर हो रही है, और ये जो आपका अलग अलग एंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट है ये इसके अंदर आपका इम्प्लीमेंट हो रहा हो। तो प्रॉपरली आपको प्रॉपर लेजर्स, जर्नल एंट्रीज और कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड करना है तो अल्फा एंटरप्राइजेस का क्वेश्चन आपने लाजमी सॉल्व कर लेना है इन सपोर्ट ऑफ दिस लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।